हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने CSS फिनिश किया था, नाउ HTML एंड CSS से आप एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं एंड गो फॉर इट। अगर आपको कोई वेबसाइट बनाते हैं और मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर दैट ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग कि आप जब भी अपना कुछ वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं एंड कोई समस्या आती है तो रेस्पेक्टिव वीडियो ज़रूर देख लें, तो उससे आपकी क्वेरी सोल्व हो जाएगी। एंड एक अच्छा वेबसाइट बनाने की ट्राई करें, क्योंकि एज ए एक्सटर्नल आपको जो प्रैक्टिकल होगा, आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा, तो आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो उसमें एक वेबसाइट भी आपको बना के सबमिट करनी होगी। इसलिए बेटर है कि आप अभी से उस पर काम कर लें। एंड एक डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे और लेट मी नो, अगर आप लोग सभी सपोर्ट करेंगे, आप लोग सभी कहेंगे, तो मैं एक लाइव सेशन भी लूँगा आपका यूट्यूब पे। लाइव आके हम लोग एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे एंड फाइनली एक जो स्ट्रक्चर बनेगा उस तरीके का ही स्ट्रक्चर आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो होपफुली आप जल्दी सीख पाएंगे वेब डिजाइनिंग। ठीक है। नाउ अगर हम वेबसाइट बना लेते हैं, वेबसाइट बनाना हमारा काम फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो वेबसाइट हमने बनाई है वो हमारा उसका पर्पज़ क्या है। जब तक हम उसको पब्लिश नहीं करते हैं, लोगों के सामने नहीं लेके आते हैं, तब तक हमारा बनाना व्यर्थ हो जाता है। सो जो वेबसाइट हमने बना ली है, अब उसको कैसे पब्लिसाइज किया जाए, कैसे उसको सर्वर पे हम अपलोड कर सकते हैं और पब्लिकली उसको अवेलेबल करवा सकते हैं सभी लोगों के लिए। तो जितनी भी आप वेबसाइट देखते हैं, तो उसमें एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, सभी जो वेबसाइट्स हैं वो कुछ इस तरीके से https www डोमेन नेम डोमेन का टाइप, इस तरीका के एक स्ट्रक्चर जो है वो स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर जरूर फॉलो करती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं कहूँ आपका जो ईमेल आईडी है वो आप किसी भी पर्सन का लीजिए, तो उसमें दो पार्टीशन होते हैं, एक @ से पहले वाला पार्टीशन, एक @ के बाद वाला, तो वो दोनों होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो वो एक वैलिड ईमेल आईडी कभी नहीं बनेगा। इन अ सिमिलर मैनर, अगर आपका कोई वेबसाइट है और आप उसको ऑनलाइन पब्लिक करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज एक सिंपल सा मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ वो है डोमेन नेम सिस्टम। जैसा कि नाम से आपको पता है, डोमेन नेम सिस्टम का मतलब है जब आप कोई वेबसाइट या वेब पेज पब्लिश करते हैं। ठीक है, जब आप कोई वेबसाइट या वेब पेज को पब्लिश करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आप एक वर्चुअल स्पेस परचेज करते हैं, यानी कि आपको एक ऐसा सर्वर पे जगह चाहिए जिस पे आप अपना वेबसाइट को रख सको, जो आपके लोकल कंप्यूटर पे है। आप अपने लोकल सिस्टम को भी सर्वर बना सकते हो। वन मोर थिंग, अगर बात करूं मैं आपके सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे आप देख पा रहे हो आपने 10 पेज बनाए हैं, कैसे वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, सारी कनेक्टिविटी आपने की है। ठीक है, सारे हाइपरलिंक्स अच्छे से बनाए हुए हैं, एक अच्छी वेबसाइट आपने बना के रख ली है। तो जैसे आपके कंप्यूटर पे आपको डिस्प्ले हो रही है, इन अ सिमिलर मैनर अगर कोई इंटरनेट की बात करे, यानी कि ऑनलाइन मैं बात करूं, तो वो इंटरनेट पे कैसे अवेलेबल होगी कि कोई भी पर्सन कहीं से भी उसको एक्सेस कर ले। तो अब जो एक्सेस करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि कोई सर्वर पे आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, यानी कि कोई वर्चुअल स्पेस पे आपकी वेबसाइट अपलोड करेंगे तब आप लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि आपका सिस्टम 24/7 अवेलेबल नहीं होता। लेकिन जो सर्वर्स होते हैं, जो अब मैं वर्चुअल स्पेस जिसकी बात कर रहा हूँ, जो आप डोमेन खरीदते हैं, वो आपका 24/7 अवेलेबल होता है, यानी कि उस पर कोई भी पर्सन कभी भी उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। तो यानी कि जो वेब पेजेज आपने बनाए हैं उसको अपलोड करने के लिए आपको जो सबसे पहला स्टेप समझने की ज़रूरत है वो है डोमेन नेम सिस्टम, जिसको हम DNS कहते हैं। फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, DNS का पूरा नाम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो जनरली जो आपका वेबसाइट का जो नाम दिया जाता है वो IP एड्रेस की फॉर्मेट में कम्युनिकेट होता है, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज समझता है वो डोमेन IP एड्रेस के थ्रू आपका एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर। बट हम लोग जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं, तो उसी IP एड्रेस को जो हाई लेवल लैंग्वेज में आपके पास अवेलेबल करवाया जाता है वो आपका डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है, वो आपका डोमेन नेम सर्वर भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं www.education.com, ये हम समझते हैं।
तो दिस इज द डोमेन नेम, यानी कि आपके डोमेन का नाम education.com है। नाउ जो इंटरेक्शन होगा इंटरनली वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस की फॉर्मेट में आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में होगा, यानी कि हर एक आपका जो डोमेन नेम है उसकी रेस्पेक्टिव आईपी एड्रेस होता है और वो रेस्पेक्टिव आईपी एड्रेस कम्युनिकेट किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। आप देखते होंगे कई बार आप जो डिफरेंट मैं कहता हूं कि वेबसाइट्स जो लॉगिन करते हैं आप, तो कभी आपने सुना होगा 192.168.1.1 इस तरीके का आईपी एड्रेस होता है, डॉटेड फॉर्मेट में सेपरेटेड चार डिफरेंट डिजिट्स होती हैं। तो ये जो है वो आपका आईपी एड्रेस होता है और हम जो उसको रीड आउट करते हैं डोमेन नेम में की फॉर्मेट में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज WW फॉर्मेट में हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। और ये एक कंप्लीट एक बड़ी डायरेक्टरी होती है जिसमें आपका एक टर्म आता है डोमेन नेम रिजोल्यूशन, जो आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जो ये डायरेक्टरी है ये आपकी थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स इसको हैंडल करते हैं। तो यानी कि वेबसाइट का नाम आप कुछ भी दें वो आपका हर एक सर्वर एक दूसरे के थ्रू कम्युनिकेट करके अवेलेबल करवा देता है। यानी कि आप कोई भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग नया आईपी एड्रेस परचेज करते हैं, नया डोमेन नेम परचेज करते हैं, तो वो रेस्पेक्टिव डोमेन नेम ही आपकी वेबसाइट का नाम हो जाता है। जैसे आपने SkyTech for edu कहा तो SkyTech for edu.com जो आपने वेबसाइट किया तो वो आपका एक कंप्लीट जो नाम है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा और उसी के रेस्पेक्टिव जो एक्सेस मिलेगा वो आपके अकाउंट का मिलेगा, आपकी वेबसाइट का एक्सेस मिलेगा सभी लोगों को। ठीक है, तो ये आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं कहूँ किसी बच्चे का नामकरण होता है वो है। ठीक है, यानी कि कोई वेबसाइट बनाए उसको आपने कोई नाम देना है तो आप डोमेन नेम सिस्टम से देते हैं। बाकी जो कन्वर्जन है वो इंटरनल होता है, उससे आपको ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है। तो सर्विस की मैं बात करूं डोमेन नेम सिस्टम की, तो सबसे पहला होता है होस्टलाइजिंग। होस्टलाइजिंग का क्या होता है, जैसे कई बार हम बात करते हैं, इसको बहुत सिंपल वे में समझते हैं। ठीक है, किसी स्टूडेंट का नाम है और उसका निकनेम भी होता है। ठीक है, तो दो नेम है लेकिन दोनों ही नेम क्या है, उसी को डिनोट कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी डोमेन नेम जो है कोई वेबसाइट का नाम है वो एक से ज़्यादा नाम है, दो नाम है और वो दोनों ही एक सेम अकाउंट को डिनोट कर रहे हैं तो वो आपको होस्टलाइजिंग कहलाता है। तो ये फैसिलिटी भी कई बार हम यूज कर लेते हैं, इसको कैनोनिकल नेम भी कह सकते हो, होस्ट नेम। ठीक है, जब आपका दो अलग अलग नाम एक ही आईपी एड्रेस को डिनोट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं होस्टलाइजिंग। इन अ सेम वे मेल सर्वर अलाइजिंग भी हो जाता है। ठीक है, मेल सर्वर से मेरा मतलब है कई बार हमारे पास जो फैसिलिटी होती है एक सिस्टम से कोई भी मैसेज को दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफ़र करने की, वो मेल सर्वर में आती है और उस केस में भी हम अलाइजिंग यूज करते हैं। ठीक है, अलाइज का मतलब ही होता है रेप्लिकेट करना या दो यानी कि उसका डुप्लीकेट। ठीक है, टाइप ऑफ नेम सर्वर, जो नेम सर्वर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं और जो नेम असाइन होते हैं वो मशीन टू मशीन वेरी करते हैं। बट जो नेम स्पेस आप परचेज करते हो, जैसे बहुत सारी कमर्शियल आपको सर्विसेज मिल जाएंगी जिनके थ्रू आप डोमेन परचेज कर सकते हो। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे सर्वर्स अवेलेबल हैं जिन पे आप जाके ऑनलाइन बहुत ही कम कॉस्ट पे ऑनलाइन स्पेस परचेज कर सकते हो जिसमें आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करें। ठीक है, ऐसे फ्लैट नेम स्पेस भी होता है। ठीक है, फ्लैट नेम स्पेस में हम आपका सिंपल ओरिजिनल सेट ऑफ मशीन ऑन द इंटरनेट यूज फ्लैट नेम स्पेस, और इसमें हमारा सीक्वेंस ऑफ करैक्टर होता है सिंपल। ठीक है, और आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। बट हायरार्किकल नेम जो है और जो स्टैंडर्डाइज है वो आपका हायरार्किकल नेम होता है, जिसमें आपका जो नेम स्पेस है उसमें पार्टीशन होता है और पार्टीशन भी इस तरीके से होता है जैसे www डिनोट करता है कि आपकी वर्ल्ड वाइड आपकी वेबसाइट अवेलेबल है, फिर आपका डॉट करके डोमेन नेम और फिर डॉट करके आपका डोमेन का टाइप। ठीक है, जैसे आप कोई भी एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आप इस तरीके की देख सकते हैं कि आपको ये अवेलेबल होता है वहाँ पे।
नाउ रूट एंड टॉप से यहाँ पे मीनिंग है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा इस तरीके का डोमेन का टाइप आपको नज़र आता है। जैसे .com है, दैट मीन्स वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जैसे गूगल है, एप्पल है। edu है, दैट मीन्स वो आपका एक एजुकेशनल वेबसाइट है, यानी कि किसी कॉलेज का वेबसाइट, किसी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, वो .edu फॉर्मेट में आपको मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको उसके साथ .gov भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको .mil वहाँ पे अवेलेबल होता है डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन का टाइप। .net आप जनरली नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड org आप नॉन कमर्शियल और नॉन प्रॉफिट जो NGOs होते हैं या नॉन कमर्शियल आपके ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो यूज करती हैं, ठीक है। जैसे CAGOP.org है, डेमोक्रेटिक पार्टी है तो democratic.org। इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि ये आपका जो उसका डोमेन का टाइप है, इससे हम बता देते हैं कि ये पर्टिकुलर डोमेन नेम जो है किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हायरार्की ऑफ नेम सर्वर से यहाँ पे मीनिंग है कि आपका जो सर्वर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और उसको फर्दर किसी अदर सर्वर पे आप अपलोड करते हैं, तो उसमें आपका जो डोमेन नेम सिस्टम है, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम ऐसा करते हैं तो आपको एक URL परचेज करना होता है, एक डोमेन नेम परचेज करना होता है, और वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो कि आपको क्या लेना है। जो अवेलेबल है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है तो आप वो डायरेक्ट ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसके सेम नेम से कोई दूसरा जो डोमेन नेम है वो अवेलेबल ना हो, तो आपको वो अवेलेबल हो जाता है। नाउ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वही आपका जो डोमेन नेम है उसी को हम URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी किसी भी जो वेबसाइट की लोकेशन है उसको यूनिफॉर्मली एक्सेस करने के लिए जो एड्रेस हमारा होता है वो URL कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL एड्रेस, ठीक है। नाउ they are responsible for proper routing of the message and traffic on the internet। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जब आपका कोई अवेलेबल URL है या डोमेन नेम है, वो सर्वर पे आपने अपनी फाइल्स को अपलोड किया, आपकी वेबसाइट को अपलोड किया है। नाउ कोई भी कंट्री से या कोई भी पर्सन कहीं भी बैठा है और उसको एक्सेस करना चाहता है, उस वेबसाइट को देखना चाह रहा है, तो वो सिंपल अपने ब्राउज़र में जाए, उसने जो URL आपने बनाया है उसको टाइप करता है तो वो उसको एक्सेस हो जाती है। और ये एक्सेस जो है वो इतना स्मूथ होना चाहिए कि जो मैं कहूँ कि ये सारी चीज़ें एज ए वेब डिज़ाइनर आपको डिसाइड करनी होती है। आपकी फ़ाइल कम से कम KB की हो, आप कम साइज़ की हो, जो डाउनलोड होने वाली फाइलें हैं उनको भी आप ज़्यादा हैवी ना करें, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, आपके यूजर्स को इंक्रीज करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। सो टू डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन अमंग मैनी कंप्यूटर्स, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है उस केस में। एंड इन जोन सर्विस इज रेस्पॉन्सिबल एंड सर्व अथॉरिटी, यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे आप स्कूल में देखते होंगे, हो सकता है आपके साइंस का टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो अदर सेक्शंस में नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो एक से ज़्यादा टीचर होंगे, 5 से 10 टीचर होंगे, लेकिन वो सभी टीचर्स एज ए फैकल्टी काम करते हैं। यानी कि जो वो साइंस की फैकल्टी एज ए साइंस फैकल्टी वर्क कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि किस तरीके का सिलेबस को कैसे कवर करना है, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा बच्चों के साथ डिस्कस करना है, कैसे बच्चों के मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक जो रूट सर्वर है वो बाकी सभी सर्वर्स के साथ में इक्वली इंफॉर्मेशन शेयर करता है, अपना डेटाबेस शेयर करता है। तो इन अ सिमिलर मैनर जब आप बात करते हैं डोमेन नेम सर्वर की, तो जो आपका रूट लेवल है, वो रूट लेवल सर्वर है, वो आपके जोन लेवल यानी कि उसके नीचे जितने भी सर्वर हैं उन सब के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ठीक है। द सर्वर मेक्स डेटाबेस कॉल्ड जोन फाइल कीप्स ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर एवरी नोड अंडर दैट डोमेन। उस डोमेन में जितने भी आपके नोड आते हैं उन सबके साथ वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। रूट सर्वर इज ए सर्वर हु जोन कंसिस्ट ऑफ द होल ट्री, यानी कि सारे जो जोन हैं उनके ऊपर जो सबसे टॉप पे आपका सर्वर होता है वो रूट सर्वर कहलाता है, जिसपे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेव रहती है, ठीक है। प्राइमरी सर्वर इट स्टोर द फाइल्स अबाउट द जोन फॉर विच इट इज in an authority, and second it transfer the complete information about the zone from another server and store the files on its local disk। यानी कि जो सर्वर को दो
पार्टीशन में डिवाइड कर लिया। एक तो डायरेक्ट जोन से कम्युनिकेट करेगा, दूसरा जो जोन की फाइलें होंगी उनको अपना स्टोर करके रखेगा लोकल डिस्क पे, सच दैट जब भी बैकअप की रिक्वायरमेंट हो तो वो आपके सेकेंडरी सर्वर से आपको मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो हम ऐसा कर पाएँ कि आपको एकदम सिस्टम क्रैश होने से आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अपने बैकअप से उस सबको रिस्टोर कर सकें। तो ये एक अच्छी हैबिट होती है और ये ज़रूरी होती है एक सर्वर के लिए, क्योंकि इतना बड़े लेवल पे काम हो रहा है तो डेफिनेटली बैकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था डोमेन नेम सिस्टम का, कि आपकी कोई वेबसाइट है www.education.com, तो उसको हम डोमेन नेम सिस्टम होता है हमारा, और कैसे वो आईपी जो आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है जब आप एंटर करते हैं तो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होके आपके रेस्पेक्टिव सर्वर के पास जाता है, और वहाँ से आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट अगर इस्टेब्लिश होता है तो रिस्पॉन्स आपके पास नज़र आता है। जैसे google.com लिखा तो google.com का पेज उसके सर्वर से आपके वेब ब्राउज़र पे आपको डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, नाउ इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या समस्याएं आती हैं जब हम कोई वेब पेज पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के लिए क्या कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं, क्या जो एरर्स आती हैं उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, एंड ऑल। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। कल हम डोमेन रिजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में समझेंगे। सो कीप स्टडिंग। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछिए। एंड जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है, बट डोंट वरी, हम इसको जो है कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को किसी सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।